हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इन्वायरमेंट के बारे में, जिसका नाम है पर्यावरण भी कह सकते हैं, इन्वायरमेंट। तो सामाजिक विज्ञान भूगोल का एक हिस्सा है। हम लोग पर्यावरण को समझते हैं। पर्यावरण का मतलब क्या होता है? हमारा पर्यावरण, पर्यावरण का मतलब होता है परि प्लस आवरण। ये दो चीजों को अगर आपस में आप जोड़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो पर्यावरण का निर्माण होता है। परि का मतलब क्या हो जाता है? जैसे हम लोग कहते हैं परिक्रमा, यानी चारों तरफ, यानी इसका परि का मतलब होता है चारों तरफ, चारों ओर। वो आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ। आवरण का मतलब होता है ढका हुआ, घिरा हुआ। यानी ये पर्यावरण का मतलब हो गया चारों तरफ से घिरा हुआ। पर्यावरण हमारा जीवन का मूलाधार है, क्योंकि पर्यावरण से ही हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल और भोजन और भूमि प्रदान होता है रहने के लिए। तो पर्यावरण का मतलब ही हो गया कि वैसे एनवायरनमेंट या वैसे आवरण जहाँ पर हमें सांस लेने के लिए, पीने के लिए, खाने के लिए और रहने के लिए सारी चीज हमको वहां पर उपलब्ध हो। इसमें हमारे पास हो गया हवा, हो गया पानी, हो गया खाने के लिए भोजन, हो गया। तो ये सब चीज जहां पर उपलब्ध होती, ये हमारा हो गया पर्यावरण। तो हम लोग अगर बात करें तो प्रत्येक जीवित जीव पर्यावरण से घिरा हुआ है। जीवों को घेरने वाले स्थान वो पर्यावरण के रूप में जाने जाते हैं। पर्यावरण में दो तरह से कैटेगराइज किया गया है। एक हो गया जो प्राकृतिक हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं नेचुरल या नेचर कह सकते हैं, और एक हो जाता है मानव निर्मित, जिसको हम लोग कहते हैं मैन मेड। तो इन्वायरमेंट को दो तरह से कैटेगराइज किया जाता है। प्राकृतिक पर्यावरण को हम लोग जैविक और अजैविक भाग में डिवाइड करते हैं। हम लोग इसके आगे में पढ़ते हैं क्या है। तो पहले तो हम लोग पर्यावरण समझ लें कि पर्यावरण है क्या। पर्यावरण दरअसल हमारे आसपास की जितनी भी चीजें हैं, जो एक जिससे हम लोग घिरे हुए हैं, वो सब मिला के पर्यावरण का निर्माण होता है। पर्यावरण को दो भाग में कैटेगराइज किया सकता है। एक हो जाता है प्राकृतिक पर्यावरण, एक हो जाता है जो मैन मेड। प्राकृतिक पर्यावरण को हम लोग दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया हमारा पास जैविक, अब एक हो गया अजैविक। यानी प्राकृतिक पर्यावरण का मतलब है जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के वातावरण। इसमें हमारे पास जैविक का मतलब हो गया लिविंग थिंग्स, जिसको हम लोग बायोटिक कहते हैं, और अजैविक का मतलब हो गया अबायोटिक, जिसको हम लोग कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब जिसमें ज्ञान नहीं है। तो जैविक पर्यावरण जिसमें कि जीवित जीव, जैसे कि हो गया पौधे, जानवर, मनुष्य, ये सब जैविक हो गए। अजैविक में हो गए जैसे कि भूमि, समुद्र, हवा, जल, ये सारे जो हो गए अजैविक हो गए, क्योंकि इसमें ज्ञान नहीं होता, ये निर्जीव चीजें होती हैं। पर्यावरण का अस्तित्व जरूरी है, क्योंकि ये विभिन्न जीवों को जीवन प्रदान करता है। हवा, जल, भोजन, ये सब उपलब्ध कराता है। प्राकृतिक पर्यावरण में भूमि, जल, पौधे, पशु, वायु, ये सब शामिल है। प्राकृतिक पर्यावरण को आगे हम लोग कैटेगराइज करते हैं स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जीव मंडल में हम लोग विभाजित करते हैं। तो हम लोग पर्यावरण का हम लोग देख लें, एनवायरमेंट यहाँ पे देख लें, तो ये स्थल मंडल हो गया, ये वाला एरिया हो गया जल मंडल हो गया, ऊपर वाला एरिया वायुमंडल हो गया, इधर जल मंडल हो गया, पूरा जीव मंडल हो गया। तो इस तरह से इस सभी को मिला के एक पर्यावरण का निर्माण होता है। हम लोग उसके कंपोनेंट जो हैं उसके बारे में बात करते हैं। स्थल मंडल, जिसको हम लोग कहते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर के बारे में हम लोग पहले के लेसन में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी का सबसे ऊपर का लेयर होता है, जो कठोर मिट्टी से और चट्टान से बना होता है। यानी ये पृथ्वी का सबसे कठोर परत के रूप में इसको माना जाता है। पृथ्वी का सबसे ऊपरी कठोर परत है, जो मिट्टी का एक पतली परत से ढका हुआ होता है। यहाँ पे चट्टान और खनिज होता है। पृथ्वी का स्थल मंडल सब जगह एक जैसा नहीं है, क्योंकि इसमें अलग अलग आकृति है। कहीं पहाड़ है, तो कहीं पठार है, तो कहीं घाटी है, कहीं मैदान है। तो अलग अलग इसका स्थल मंडल है। पृथ्वी के इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पे जंगल होते हैं, घास और भूमि है, जहाँ से हमको लकड़ी, भोजन, ईंधन, चारा, ये सब हमको उपलब्ध होता है। भूमि का उपयोग खेती और मानव बस्तियों का निर्माण के लिए मुख्य रूप से किया जाता है। इसको हम लोग देखें तो यह स्थल मंडल हो गया। पृथ्वी का ये सबसे अंदर का सेक्शन हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं कोर। तो ठीक है, अलग अलग इसका लेयर है, जैसे इनर कोर हो गया, आउटर कोर हो गया, मेंटल हो गया। तो इस तरह से
और ऊपर का हो गया ये हमारा क्रस्टल पार्ट हो गया, जिसको स्थल मंडल हम लोग कह सकते हैं। तो स्थल मंडल ये हमारा लेयर हो गया, पृथ्वी का ऊपर लेयर। अब हम लोग बात करते हैं जल मंडल के बारे में। जल मंडल जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। इंग्लिश में टर्म जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो स्टूडेंट होंगे जो इंग्लिश टर्म से परिचित होंगे, उनको हिंदी तो समझ में सबको आती है, लेकिन कम से कम टर्म्स अगर आप परिचित हैं तो आप समझ सकते हैं। जल मंडल का मतलब हो गया वैसा एक पर्यावरण जहां पर चारों तरफ जल हो, और जल में ही वहां पे एक अपना एक सिस्टम हो। जैसे कि हम लोग बात करें तो ये हमारा बादल से जल निकलता है, नदी में जाता है, फिर वाष्पीकरण प्रक्रिया होता है, फिर ऊपर जमता है, फिर जल निकलता है। तो इस तरह से एक जल मंडल का निर्माण होता है, यानी पृथ्वी का वह क्षेत्र जिसमें जल होता है, जलमंडल उसको कहा गया है। जलमंडल में बहुत सारे निकाय होते हैं, महासागर हो गए, नदियां, झील, ये सब शामिल है। और ये सभी जीवित जीवों के लिए हम लोग जानते हैं कि पानी जो है बहुत जरूरी है, और ये सब जो है पानी का मुख्य स्रोत में आते हैं। हम लोग अब बात करते हैं वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल को हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेयर। वायुमंडल हवा की एक पतली परत है जो पृथ्वी को घेरे रहती है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल का निर्माण होता है। मतलब पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसकी वजह से पृथ्वी अगर ये है तो उसके आसपास जो हवा है वो यहीं पे घिरे रहते हैं। इसके चारों तरफ एक आवरण का निर्माण होता है, उसी को हम लोग कहते हैं वायुमंडल। ठीक है। वातावरण एक कंबल के रूप में काम करता है जो सूर्य की हानिकारक किरणें और जो अधिक से अधिक गर्मी आता है उससे रक्षा करता है। वातावरण में हमको गैस, धूल, जलवाष्प ये सब मिल जाते हैं। हम लोग अगर एटमॉस्फेयर की बात करें, वायुमंडल की बात करें, तो इसको हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, जिसमें हो गया पृथ्वी का सबसे जस्ट जो नजदीक वाला लेयर होता है, पृथ्वी से जस्ट ऊपर हो गया, यहाँ पे अगर पृथ्वी है तो इसका पहला लेयर जो हो गया, इसी को कहा गया ट्रोपोस्फियर, जिसको हम लोग कहते हैं क्षोभ मंडल। फिर ऊपर का लेयर आता है समताप मंडल, जिसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर। फिर ऊपर का जो हो जाता है वो उसको कहते हैं मेसोस्फियर। फिर इसके ऊपर का जो लेयर होता है उसको कहते हैं आयनोस्फियर। आयनोस्फेयर, इसको ओजोनोस्फेयर, इसको अलग अलग कैटेगराइज किया जाता है, लेकिन चलिए तापमंडल लिखा है तो हमको टेम्परेचर वाला मान लेते हैं। और उसके ऊपर का जो लेयर हो जाता है उसको मेसोस्फियर कहते हैं। तो ये हमारा ये घिरा हुआ है चारों तरफ से। सबसे निचला वाला लेयर आपको ध्यान रखना है क्षोभ मंडल, क्योंकि सारा जो एक्टिविटी, बादल, गर्जन, हवा, आंधी, तूफान, ये सब क्षोभ मंडल में ही होता है। समताप मंडल में आइडल हवा होता है, मतलब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, इसी वजह से हवाई जहाज जो जनरली है वो समताप मंडल में ही उड़ाया जाता है। इसके पहले में हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं जीवमंडल के बारे में। जीवमंडल को हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर। तो जीवमंडल का निर्माण ही कैसे होता है? जीवमंडल जीवन का समर्थन करता है। ये पृथ्वी का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ भूमि, जलवायु एक दूसरे से आपस में क्रिया करते हैं। तो यहाँ पर यही हमारा मैंने जीवमंडल का मतलब हो गया एक ऐसा एरिया, ऐसा मंडल, आवरण जहाँ पर जीव आराम से रह सकता है, जीव सर्वाइव करने के लिए रह सकता है। सर्वाइव करने के लिए हमको क्या चाहिए? जीने के लिए भूमि चाहिए, जल चाहिए, वायु चाहिए। तो ये एक दूसरे से परस्पर क्रिया करते हैं, तब जाके वहां पे जैव मंडल का निर्माण होता है, बायोस्फीयर। अब हम लोग बात करते हैं परितंत्र। परितंत्र का हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इकोसिस्टम। तो ठीक है, इकोसिस्टम का मतलब हो गया, यहाँ पे हम लोग देखें परितंत्र। परितंत्र का हम लोग हिंदी समझते हैं। परितंत्र का मतलब होता है परि, जिसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। परि का मतलब होता है आसपास के चारों तरफ से जो है घिरा हुआ, यानी परि का मतलब हो गया आसपास चारों ओर। और तंत्र का मतलब हो गया सिस्टम। सिस्टम का मतलब हो गया चारों ओर से जो जितने भी जीव जुड़े हुए हैं इसके आसपास के आवरण में, वो सब एक दूसरे से भी जुड़े हुए हैं। हम लोग इसको समझते हैं डिटेल में। पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव आसपास के पर्यावरण पर निर्भर होते हैं वो, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि वो एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आपको हम देख लेते हैं कि जैसे हम लोग आवरण, पर्यावरण में हम लोग देख लिए पेड़ पौधे, हवा और जल, पृथ्वी, ये सब जुड़ा हुआ है। ये सब हमारा पर्यावरण हो गया, वातावरण जिसको कह सकते हैं। सिस्टम में हो गया कि अब यहाँ पर पेड़ पौधे हैं और जीव जंतु हैं। अब पेड़ पौधे जीव जंतु पर निर्भर हैं, माने जीव जंतु जो है वो पेड़ पौधे को खाएंगे, और इंसान जो है वो जीव जंतु को खाएंगे, पेड़ पौधे को खाएंगे।
तो इसका मतलब यहाँ पर एक सिस्टम का निर्माण हो गया है। मतलब वो एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। पहले तो वो अपने पर्यावरण पर आश्रित हैं, जैसे हवा, जल, पानी, ये सब पर आश्रित हैं। उसके अलावा वो एक दूसरे पे आश्रित है, जैसे पेड़ पौधे पर आश्रित हैं बकरियां, बहुत सारे जानवर पेड़ पौधे पर आश्रित हैं। उन जानवरों पे दूसरा जानवर आश्रित है, इंसान आश्रित है। तो इस सारे को मिला के जो तैयार होता है उसको कहते हैं सिस्टम। और सिस्टम चूंकि यहाँ पर इको सिस्टम का निर्माण होता है, मतलब कि उसके आसपास के चारों ओर इन लोग, इको का मतलब सीधे समझ लीजिए कि इसको दो टर्म में डिवाइड कीजिएगा, तो एक है कि पर्यावरण से कनेक्टेड है, और दूसरा है कि वो एक दूसरे पर से भी कनेक्टेड है। इसी को कहा गया परितंत्र। तो हमको लगता है अब आप आसानी से समझ गए होंगे। इसी तरह के परितंत्र का निर्माण में घास स्थल हो गया, रेगिस्तान, पर्वत, झील। इसको समझिए तो जैसे मान लीजिए नदी है, नदी का अपना इकोसिस्टम है। नदी में कुछ सांप है, कुछ मछली है, कुछ और भी जलीय जीव जंतु है, कुछ शैवाल है। तो इस तरह का, और वहां पर सूर्य की रोशनी, हवा, सब कुछ वहां पर सुविधा मिल रही है, सारा कुछ है। उसके अलावा वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो नदी के अंदर जो इस सिस्टम का निर्माण होता है, नदी के अंदर जो परितंत्र का निर्माण होता है, उसी को हम लोग कहते हैं। जैसे कि मछली हो गया, मछली को सांप खा रही है, सांप को कोई और जीव खा रहा है, कोई और को कोई और जीव खा रहा है, मतलब वहां भी एक परितंत्र का निर्माण है, वहां भी जीवन चल रहा है। मानव पर्यावरण की बात करें तो मनुष्य पर्यावरण के साथ रहते हुए तालमेल बनाए रखता है, लेकिन अपनी जरूरत के अनुसार उसमें परिवर्तन भी करता है। मनुष्य अपने आसपास के मौजूद पर्यावरण से सभी जरूरत को पूरा करता है, और कभी कभी मानव अपनी जरूरतों को पूरा इस हद तक करता है कि पर्यावरण के साथ उसमें छेड़छाड़ करना पड़ता है। जैसे कि पहले मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया, चक्का का आविष्कार किया था, जो कि बाद में फिर उससे संबंधित गाड़ी का आविष्कार किया, जो कि व्यापारिक गतिविधियों में सामान को एक दूसरी जगह से ले जाने में मदद करने लगा। उसके बाद में औद्योगिक क्रांति आया, जो कि बड़े पैमाने पे पर्यावरण को नुकसान किया, पर्यावरण को परिवर्तन किया। मनुष्यों ने खेती, मकान बनाने, सड़क, उद्योग, ये सब के लिए भूमि साफ किया, और पर्यावरण को भी काफी हद तक बदला, उसमें संशोधन किया। मनुष्य न केवल अपनी जरूरत के अनुसार पर्यावरण को बदलता है, बल्कि पर्यावरण के अनुसार भी स्वयं को बदलता है। जैसे के लिए अब गर्मी का समय आ गया, जब गर्मी का समय है तो इंसान तरबूज का सेवन करता है, ताकि शरीर का जो तापमान है उसको कम किया जा सके। तो मतलब दोनों चीजें हम लोग, यानी इंसान जो है, मनुष्य जो है, पर्यावरण के साथ साथ खुद को भी बदलता है, और मनुष्य पर्यावरण को भी बदलता है। इसी में आप आगे पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी में फिलोसफी आ जाता है, एक आ जाता है पॉसिबिलिज्म, अब एक आता है डिटर्मिनिज्म, जिसको कहते हैं संभववाद और संभाव्यवाद। संभाव्यवाद का मतलब हो गया कि, मतलब डिटर्मिनिज्म का मतलब हो कि यहाँ पे इन्वायरमेंट डिसाइड करेगा कि आपको कैसे रहना है। ठीक है, जैसे कि अब गर्म क्षेत्र है तो वहां पे कैसे रहना है ये आपको बताएगा, कैसे आपको रहना है। गर्मी रहेगा तो स्वाभाविक है आप नदी के किनारे रहना चाहोगे, या फिर जो ठंडा रहेगा तो आप कंबल ओढ़ना चाहोगे, इस तरह का आप देखोगे। उसी तरह से पॉसिबिलिटी में है कि चलो भाई, अगर गर्मी लग रहा है तो हम नदी के किनारे रहेंगे, ठंडा है तो हम कुछ परिवर्तन करेंगे, जंगल में लकड़ी को जलाएंगे, आग लगाएंगे। किस तरह से, मतलब प्रकृति अगर बदलती है तो इंसान भी बदलता है। तो ये दो गो फिलोसफी है जो कि आप आगे के लेसन में पढ़ेंगे, पॉसिबिलिज्म और डिटर्मिनिज्म। हालांकि मनुष्य द्वारा पर्यावरण में बहुत ज्यादा परिवर्तन किया गया है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पर्यावरण को नुकसान हुआ है, जिसमें कि वनों का कटाई, खनिज संसाधन का तेजी से निकालना, तो ये सब पर्यावरण को काफी नुकसान किया है। जैसे आप देख सकते हैं कि पर्यावरण को किस हद तक नुकसान किया गया, यहाँ पर कि सारे आसपास के एरिया को, पेड़ को काट लिया गया है। तो ये धीरे धीरे क्या है, बंजर भूमि के रूप में ये निर्माण हो रहा है। कि पर्यावरण को, यहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु रह रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे होंगे जो एक दूसरे पर निर्भर होंगे। पेड़ पौधे की वजह से उस सारे जीवों का यहाँ पे विनाश हो गया। तो पर्यावरण को हमको ध्यान भी रखना है, उसको अच्छा भी करनी है। तो आज का हम लोग इस लेसन में हम लोग इन्वायरमेंट पढ़े। इन्वायरमेंट में हम लोग दो चीज को पढ़े, एक हो गए नेचर, और एक हम लोग कहें मैनमेड। नेचर में हम लोग दो चीज को देखें, बायोटिक, और एक हो गया अबायोटिक। ठीक है, मैनमेड में हम लोग बहुत सारी चीज को देखें, जैसे हम लोग को रहने के लिए जो जरूरत हो चीज होती है वो सब हो गए यहाँ पे, जो इंसानों के द्वारा बनाया गया मैनमेड है। उसके अलावा हम लोग पढ़े इन्वायरमेंट का लेयर पढ़े, जिसमें कि हमारा एटमॉस्फेयर,
और लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, तो ये सब चीजें हम लोग इसमें पढ़े। उसके अलावा हम लोग पढ़े इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब जहां पर जीव जंतुओं या उसके आसपास के चीजों को रहने के लिए एक सिस्टम का निर्माण है, एक तंत्र है, मशीनरी है। मशीनरी का मतलब पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, इंसान हो गए, सब साथ में रह रहे हैं। तो दरअसल वो पेड़ पौधे, जलीय जीव जंतु, ये सब चीज जो है वहाँ का जल, भूमि, हवा, ये सब पर निर्भर तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ वो एक दूसरे पर भी निर्भर है। जैसे पेड़ पौधे पर निर्भर बकरियां हो गई, बकरियों पर निर्भर शेर हो गया, और इंसान, ये दोनों पर निर्भर हो गया। तो इस तरह से एक सिस्टम का निर्माण होता है। और जैसे इस सिस्टम का निर्माण अनबैलेंस होता है, हम लोग इसको बैलेंस्ड इकोसिस्टम भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो जैसे सिस्टम ये बैलेंस से अनबैलेंस होता है, ये धीरे धीरे इकोसिस्टम नष्ट हो जाता है। तो इतनी सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ें, जो कि आगे भी आपको बहुत ज्यादा इसका रोल महत्वपूर्ण होगा। तो इन सब चीजों को आप अच्छा से समझ लीजिएगा, खासकर टर्मिनोलॉजी जो है, टर्म्स वगैरह जो है, उसको आप लोग बढ़िया से समझ लीजिएगा। तो थैंक यू।